हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला वैराना सर में। फ्रेंड्स, अब तक आपके जितने भी चैप्टर हो चुके हैं उनको आपने विधिवत तरीके से देखा और कमेंट भी आपने अच्छे किए। और इससे पीछे वाली जो वीडियो थी विसर्ग संधि की, उस पर बड़ा अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहा। आपका जो है आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया और मैं यही आशा करता हूँ कि आप आगे भी इसी तरह कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है ठीक है, और अगर नहीं किया है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ ये मैं फिर भी कहता हूँ कि मैं अपने लिए नहीं, आप सभी के भविष्य के लिए ये मेहनत करता हूँ, टाइम निकालता हूँ। अपने जॉब के बाद थोड़ा सा जो भी समय मुझे मिलता है मैं वो आपको देना चाहता हूँ। और परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर जो है, जैसा कि आपके सामने मैंने लिख रखा है बोर्ड पर, उपसर्ग, ये बहुत उपयोगी है और पूछा जाता है। तो जो इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो मुख्य मुख्य बातें हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं, मैं उन्हीं चीज़ों पर प्रकाश डालूंगा और आप विधिवत तरीके से आप देखिए। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि आपका ये लिखा हुआ है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, इसका काम क्या होता है, वो आप देखिए। ये वह शब्दांश या अव्यय, ये वह शब्दांश होता है यानी शब्द का छोटा टुकड़ा या अव्यय होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर, यानी उसके जो शब्द है, जो पूर्ण रूप से शब्द है, सार्थक शब्द है, उसके पहले लगकर, यानी जो मूल शब्द है उसके पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। और फिर क्या करता है, ये विशेष अर्थ प्रकट करता है। यानी कि जो अर्थ था पहले उसमें या तो अतिशयोक्ति या उसका उल्टा या उसी जैसा, या उल्टा भी नहीं और उसी जैसा भी नहीं, यानी विलोम भी नहीं, पर्याय भी नहीं, अन्य किसी तीसरा अर्थ निकाल के पैदा कर देता है, वह उपसर्ग कहलाता है। तो उपसर्ग के बारे में कुछ विशेष बातें हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है कितने उपसर्ग हैं, क्या है। प्रायः संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, 22। हिंदी में 13 यानी कि 13, तथा उर्दू में 19 यानी कि 19 उपसर्ग होते हैं। ये तीनों भाषाओं पे मैंने लिख रखे हैं। अच्छा, इसके अलावा वैसे ज़्यादातर किताबों में इसी चीज़ को दर्शाया गया है। इसके अलावा इंग्लिश के भी उपसर्ग होते हैं। यहाँ हिंदी की बात चलती है तो हिंदी के साथ साथ में उर्दू भी हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये हिंदी के साथ कहीं न कहीं इसका लगाव है। और संस्कृत का तो आपको मालूम ही है कि हिंदी ही संस्कृत से आई है। तो जो इंग्लिश के उपसर्ग हैं मैं उनको यहाँ नहीं दे रहा हूँ। जैसे कुछ होते हैं डिप्टी, सब, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंग्लिश के आ जाते हैं। उनको मैं नया बताते हुए मैं हिंदी, संस्कृत और उर्दू के उपसर्ग बताता हूँ। जैसे कि संस्कृत के उपसर्ग हैं अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर। ये आप देख रहे होंगे र के नीचे हलंत यानी हल लगा हुआ है, ऐसे, क्योंकि ये व्यंजन है और इसके साथ अ स्वर जो है वो नहीं है। जैसे दुस, इसमें भी ऐसा ही है। दुह, नी, निर, निस, परे, परा, प्र, प्रति, वि, सम, सु। ये संस्कृत के हैं। हिंदी के 13 होते हैं। अ और अन, या तो ये वाला अन होगा या ये वाला अन होगा। दोनों में से कोई भी एक ही रहता है, काउंटिंग एक की रहती है। ठीक है। अध, उन, औ, कु, स, क, सु, नी, दु, विन और भर। ऐसे ही उर्दू के हैं कम, जैसे कम, खुश,
गैर। अक्सर हम लोग जो है हिंदी भाषा को बोलने में भी कहीं न कहीं हमें नहीं पता होता है। जैसे कम खाओ, खाना खा रहे हैं, अब उसका हमें क्या करना है, हमने उसमें कम उपसर्ग लगा दिया, क्या हो गया, उसका क्या हो गया, खाओ यानी खाओ और खाओ, और उसका उल्टा कर दिया कम खाओ यानी मत खाओ, अब थोड़ा खाओ, विलोम कर रहा है। ऐसे ही कम, खुश, गैर, दर, ना, ब, बा, बर, बद, बे, ला, सर, हर, हम, अल, एन, फी, बिन, बिना, ये जो है उर्दू के उपसर्ग कहलाते हैं। अब इससे उपसर्ग से क्या क्या हो सकता है, जैसे उपसर्ग के प्रयोग से 3 प्रकार के शब्द प्रकट होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? नंबर 1, विलोम शब्द। कोई मूल शब्द है, उसके आगे यदि हम उपसर्ग लगा दें तो क्या हो सकता है, जो मूल शब्द है उसका उल्टा भी बना सकता है ये, इसलिए विलोम शब्द, या उसी जैसा, यानी अर्थ वही रहे और शब्द में परिवर्तन हो जाए, तो इसको पर्यायवाची शब्द भी बना सकता है, या नई विशेषता वाले शब्द। इन दोनों को न होते हुए ये अपने जगह से हटके तीसरा शब्द बताने लगता है। ठीक है, ये इसका कार्य होता है और इसी को हम उपसर्ग कहते हैं। अब हम उदाहरण के तौर पर कुछ जो है हम आपको बताएंगे, शायद है आज आप इसी क्लास में उपसर्ग कंप्लीट हो जाएगा यदि एक बार में समझ में ना आए। कहीं भी आपको कैसा भी डाउट हो, कहीं भी कैसा भी डाउट हो, तो आप इसको फिर से पुनः वीडियो को पुनः चला करके देख सकते हैं। और फिर भी यदि कोई डाउट है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी की पाठशाला बाई राणा सर, आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो आप हिंदी की पाठशाला बाई राणा सर डालेंगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी कमेंट बॉक्स में जो है मेरी वीडियो के बारे में जैसा भी कमेंट है आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में उदाहरण के तौर पर। आप कभी ये मत सोचना दोस्तों कि अभी मेरी भर्ती नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, मैं अभी पढ़ के क्या करूँगा। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो कभी सफल नहीं हो पाते, और तो और कुछ ही बिंदुओं से, यानी कि कुछ ही मार्कों से सफलता उनसे दूर हो जाती है। इसलिए लगातार धीरे धीरे कछुए जैसी चाल चलते रहिए और अच्छे से, एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए वीडियो को आप देखिए। फिर उसके बाद किताब को उठा के देखिए, ऐसा तो नहीं है सर ने कहीं गलत पढ़ा दिया, वो डाउट भी खत्म कर लीजिए, ठीक है ना। मैं तो उदाहरण जो है आपको 2, 4, 6 उदाहरण बताऊंगा, लेकिन इसके बाद जो बचे हुए उपसर्ग हैं उनसे आप स्वयं उदाहरण बनाएंगे। जैसे मैं आपको संस्कृत के कुछ जो है उदाहरण बताता हूं। जैसे हम आपका उपसर्ग ले लेते हैं अति, ठीक है। उपसर्ग है, उपसर्ग क्या है, अति, ठीक है ना। अति का भावार्थ क्या होता है, इसका भावार्थ जो होता है वो क्या होता है, इसका भावार्थ होता है अधिक या ऊपर, ये भी हो सकता है अधिक या ऊपर। अब आप देखिए, जैसे हमने एक शब्द लिया रिक्त, तो रिक्त का मतलब क्या होता है, रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली।
क्लियर है? रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली। यदि मैं इससे पहले उपसर्ग लगा दूं अति, तब क्या हो गया? अतिरिक्त है तो क्या हो गया? अधिक खाली। लेकिन ये आप देखिए हुआ क्या? उसका पर्याय, ठीक है ना? हुआ क्या? उसका पर्याय। अति का मतलब क्या होता है? अधिक या ऊपर। तो हम इसको कर देंगे अतिरिक्त। अतिरिक्त, तो ये अतिक का अधिक कर देंगे, अधिक खाली। अब आप देख रहे होंगे खाली खाली ही रहा, इसको बोलते हैं पर्यायवाची। यानी ये अपने जो मूल शब्द है उसका इसने परिवर्तन तो किया, लेकिन कहां लेके गया? पर्याय में। इसका यानी कि अर्थ जो था वही रहा। अच्छा, अब दूसरा देख लेते हैं। जैसे अधिक, अधिक, और इसमें यदि मैं अत्य लगा दूं तो हो जाएगा अत्यधिक। अच्छा, आप यहां थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन में कहीं हो, यहां यदि आप कंफ्यूजन में कहीं हो तो आप मेरा जो है संधि वाली, जो संधि विच्छेद वाली जो वीडियो हैं उनको आप देख लेंगे कि ये कैसे बन गया है। ये सारे डाउट आपके खत्म हो जाएंगे और इसके साथ साथ आपको संधि विच्छेद भी बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? तो अति का क्या होता है? अधिक या ऊपर, और यहां पहले से ही अधिक है तो इनने क्या किया? अधिक में भी और अधिक, अत्यधिक। अधिक तो था ही, अत्यधिक, तो ये भी कहां गया? पर्याय की तरफ, यानी रूप उसका वही रहा। अतिशयोक्ति, यानी उसमें इसने बढ़ाने का काम कर दिया, तो ये इस तरीके से बन जाता है। अब हम ले लेते हैं एक और उदाहरण ले लें। जैसे एक उपसर्ग लेते हैं अनु। अनु का मतलब क्या होता है? अनु का मतलब होता है, जैसे छोटा भी होता है, इसका भावार्थ जो है लेंगे। अब आप देख सकते हैं विदाउट भावार्थ के भी जैसे अनु हम लगाते हैं। जैसे अब देखिए कि इनका होता क्या है, कैसे परिवर्तन करते हैं। भावार्थ के हिसाब से आपका बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत सारे उपसर्ग हैं, तो आप जल्दी से देखिए। जैसे उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु हमारे पास है वो काम की है, यानी कहीं ना कहीं उपयुक्त है, वो कहीं ना कहीं उपयोगी है, यानी किसी जरूरती चीज, जरूरत की चीज, उपयुक्त। अब मैं इसके आगे इस उपसर्ग यानी कि अनु को लगा दूं, अनु को मैं इसके आगे लगा दूं। अनु का मतलब क्या है? यहां देख लीजिए, जैसे कि बिना, बिना। अनु का मतलब क्या है? बिना काम की, यानी कि अनुपयुक्त। समझ रहे हैं? अनुपयुक्त। अब ये पहले वस्तु जो थी वो काम की थी, अब मैंने यदि इसमें अनु उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो गई? बिना काम की। इसी रूप को बोलते हैं हम विलोम। तो आपने यहां देखा
पर्याय का भी एक आपको उदाहरण मिल गया, विलोम का भी मिल गया। ठीक है, अब और ले लेते हैं। जैसे अब का मतलब क्या होता है, इसका भावार्थ क्या होता है? बुरा भी होता है। जैसे ये हमने लिखा, एक शब्द है, ये सार्थक शब्द है, इसका क्या है? मान। मान। अब देखिए, इसी मान पर मैं दो उपसर्ग लगा के देखता हूं। जैसे ये मैंने यदि इसके आगे अप लगा दिया तो इसका ठीक उल्टा हम किसी आदमी का मान कर रहे हैं। यदि मुझे इसका पर्यायवाची शब्द बनाना हो तो मैं यहां अप न लगा करके कौन सा उपसर्ग लगाऊंगा? सम। यानी कहते हैं ना कि किसी आदमी का मान सम्मान, मान तो है ही यानी आदर, सम्मान यानी ससम्मान, और उसके आगे स और लगा दो, उपसर्ग के आगे भी उपसर्ग, तो क्या हो गया? ससम्मान। यानी कि हम अतिशयोक्ति करते चले जा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको, अतिशयोक्ति भी आप सोच रहे होंगे क्या होता है? ये एक अलंकार होता है। अलंकार का मतलब किसी चीज को सुसज्जित करने वाले यानी आभूषण। तो अतिशयोक्ति यानी उसमें और शोभा बढ़ाने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? शोभा बढ़ाने का काम कर रहा है। अब यहां इसने क्या कर दिया? अपने क्या कर दिया? बुरा काम कर दिया। क्या कर दिया? मान जो था उसका क्या कर दिया? अपमान, यानी कि उसकी बेइज्जती। अपमान करना यानी बेइज्जती करना। ठीक है, इसका हो जाएगा अपमान। समझ में आ गया होगा आपको? चलो, ये आपके हो गए, ये थे हिंदी की। अब वो संस्कृत के। अब चलते हैं अब हिंदी की तरफ। जैसे हम एक उपसर्ग ले लेते हैं अ। ठीक है, इसका भावार्थ क्या होता है? जैसे अ का भावार्थ होता है अभाव या निषेध या निषेध। अब सोचिए, एक शब्द मैंने लिया ज्ञान। ज्ञान, किसी आदमी को ज्ञान प्राप्त है यानी कि वो चतुर चालाक है, बुद्धिमान है, ठीक है, तेज है। अब ज्ञान के आगे यदि मैं अ उपसर्ग लगा दूं तो ये क्या हो गया? अज्ञान। अच्छा, एक चीज आप ध्यान में रखिए, उपसर्ग के लगाने से अर्थ परिवर्तन तो होता है, लेकिन कहीं न कहीं अपने मूल शब्द के अर्थ के इर्द गिर्द यानी कि समीप ही घूमता है, चाहे उल्टा चाहे सीधा। समझ रहे हैं? जैसे यहां बात चल रही थी ज्ञान की, यानी कि आप ज्ञान रखने वाले यानी बुद्धिमान हैं, और यहाँ अ उपसर्ग लगाने से इसका अभाव हो गया, यानी कि आपको ज्ञान है ही नहीं, आप अज्ञानी हैं। आप क्या हैं? अज्ञान हैं। तो इसने ये क्या कर दिया? ठीक इसका विलोम बना दिया इस अ के लगने से। क्या हो गया? विलोम बन गया। जैसे दूसरा ले लेते हैं एक और, ये क्या है? छूत, यानी कोई चीज छूने योग्य, इसको हम टच कर सके। समझ रहे हैं? यदि मैं इसके आगे अ उपसर्ग लगा दूं तो क्या हो जाएगा? अछूत, यानी कि बिना छूने योग्य, यानी छूने योग्य नहीं है। समझ रहे हैं? यानी कि निषेध है। यहां छू रहे हैं, जैसे बिजली का तार है, बिजली का तार है, अब हमें उसका निषेध करना है। तो जैसे ये बोर्ड है, ये क्या है? छूत। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां हमें डेंजर एरिया लिख देते हैं ना,
वो क्या होता है? अछूत, यानी कि निषेध है, उसको छूना नहीं है। जो छूने योग्य न हो उसे क्या कहते हैं? अछूत। समझे? अब आप और आगे देख लीजिए, जितने आपको उदाहरण में करा दूंगा शायद है कि आपको उतना ही अच्छा समझ में आएगा। जैसे एक और ले लेते हैं, उन। उनका मतलब क्या होता है? उनका मतलब होता है एक कम, यानी जो भी है, कोई संख्या है उससे एक कम। जैसे मैंने लिखा 30, ये कन्फर्म है। और मैंने ये चीज अभी बताई थी कि कहीं न कहीं मूल शब्द के अर्थ के आसपास ही रहता है। जैसे ये क्या है? 30। अब मैं यदि इसके आगे उन शब्द को लगा दूं, यानी उन उपसर्ग को लगा दूं इस शब्द के आगे, तो क्या हो जाएगा? 29। क्या हो गया? 30 से एक कम हो गया। 30 से एक कम हो गया। आप देख रहे हैं? तो हाँ, आपको मैं विलोम वाले भी बता चुका, पर्याय वाले भी बता चुका। अब लेकिन जो तीसरी श्रेणी थी कि नए शब्द बनाना, ये क्या बन गया? न तो 30 का उल्टा हुआ और न 30 ही रहा। ये इसने क्या किया? नई उत्पत्ति कर दी, एक कम बना दिया। इसको कहेंगे ये तीसरी श्रेणी में जाता है। जैसे अब एक और उदाहरण ले लीजिए। जैसे एक उपसर्ग है कु। कु का मतलब क्या होता है? बुरा, बुरा या गंदा। जैसे किसी के बारे में हम यहां चर्चा चल रही है, ये हमारा मूल शब्द है रूप। मूल शब्द क्या है? रूप। इसके बारे में बता रहे हैं। और यदि इससे पहले हम को लगा दें तो इसका रूप क्या हो जाएगा? कुरूप, यानी कि बुरा रूप। समझ रहे हैं? कुरूप यानी कि बुरा रूप। तो ये होते हैं उपसर्ग। क्या काम कर रहे हैं? या तो तीसरा या उल्टा। देखिए, रूप यानी कि अच्छा, यानी कि अच्छा। कहते हैं ना रूपवती, जिसका रूप जो है, यानी जिसकी सुंदरता जो है वो बहुत ज्यादा है। और उसके साथ यदि को उपसर्ग लग जाए तो क्या हुआ? सारी सुंदरता पर पानी फिर गया। अब आप चलिए कुछ उर्दू के उपसर्ग, जैसे खुश। खुश का भावार्थ क्या होता है? खुश का भावार्थ होता है अच्छा, सुख, प्रसन्न। अच्छा, सुख और प्रसन्न। ये सुख नहीं, शुभ, सॉरी। अच्छा, शुभ, प्रसन्न। ये इसका भावार्थ होता है। अब ये आप देखेंगे कि हम एक शब्द लिखेंगे और उस शब्द के मूल अर्थ में क्या परिवर्तन करेगा, आप इससे देखिए। जैसे कोई शब्द है, ये उर्दू का चल रहा है, बूदार। यहां पहले से ही आप ये चीज ध्यान में रखना, वैसे ये दार है और दार में भी एक उपसर्ग पहले से लगा है।
बू, लेकिन यहाँ दार जो है वो कोई सार्थक शब्द नहीं था, इसलिए बू भी एक उपसर्ग होता है लेकिन यहाँ नहीं है। ये बूदार यानी गंध, बू आ रही है, कहते हैं ना कोई बू आ रही है यानी गंध आ रही है, हैं? अब इसके आगे यदि मैं खुश लगा दूं तो क्या हो गया? खुशबू। खुशबूदार। यहां खुशबूदार में क्या हुआ? सुगंध। यहां क्या हुआ? शुभ यानी अच्छी गंध। समझ रहे? इसको क्या कर दिया इसने? पहले क्या था? बू थी यानी दुर्गंध थी, अब क्या हुआ? सुगंध हो गई। तो ये इसका क्या कर दिया इसने? ठीक विलोम कर दिया। समझ रहे? विलोम कर दिया। जैसे अब लेके चलते हैं हम खुश और किस्मत। किस्मत है, लेकिन उसके साथ खुश उपसर्ग और लग जाए तो क्या हो गया? सोने पे सुहागा। खुश किस्मत यानी अच्छाइयों में और अच्छाई। समझ रहे? तो ये होता है, ये होता है उपसर्ग का काम। ये क्या है काम? उपसर्ग का। ठीक है। ये आपके जो है उपसर्ग थे। चलो एक और उपसर्ग करा लेते हैं, जैसे बद। बद का मतलब होता है वही बात, बुरा। यदि आपका बच्चा है, अच्छा काम कर रहा है तो क्या कर रहा है? नाम कर रहा है, नाम। और इसके आगे यदि बद लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? बदनाम कर रहा है, यानी कि बुरा काम, यानी बुरा नाम कर रहा है। तो इसका भावार्थ क्या है? बुरा। ये इसका विलोम कर दिया इसने, ठीक उल्टा कर दिया। मैंने आपको यहां इतने उदाहरणों से ये समझाया कि इसके 3 काम हैं। या तो उसका उल्टा करेगा, या उसी के साथ सोने पे सुहागा लगा करके पर्यायवाची बनाएगा, यानी अर्थ वही रहेगा, नाम परिवर्तन हो जाएगा, या नई श्रेणी में कोई नया अर्थ निकाल के दे देगा। समझ रहे? तो मैं आज के सेशन में ये आपका जो है उपसर्ग पूर्ण हो चुका है। और अगर आप चाहें तो इंग्लिश के उपसर्ग में भी, जैसे जल्दी में मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के आगे यदि हम सब लगा दें तो सब मजिस्ट्रेट उससे छोटा। जैसे डिप्टी, ये क्या है? ये क्या है? ये भी क्या है? उपसर्ग। समझ रहे? जैसे क्या होता है? चांसलर। इसके याद आगे 22 लगा दें, 22 क्या है? उपसर्ग, यानी कि वाइस चांसलर। ये ऐसे जो होते हैं ये इंग्लिश के उपसर्ग होते हैं। तो इंग्लिश के तो हम जो है आप जानते हैं कि हिंदी की क्लास चल रही है, इंग्लिश के कभी नहीं पूछे जाते हैं, न कभी ये पूछा जाता है कि कितने उपसर्ग होते हैं। ठीक है। अक्सर ये पूछा जाता है, जैसे कि मैंने उदाहरण आपको दिए, जैसे उन्होंने 29 लिख के दे दिया तो उसमें 4 ऑप्शन देगा उदाहरण के तौर पर, यानी जैसे उन, अन, अन, या।
अ या उ, इनमें से कौन सा है? अब वो ये कहेगा कि इनमें से कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है 29 में। यदि आपको आता है तो आप मार देंगे, नहीं आता है तो क्या करेंगे? इसलिए परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी क्लास है, और मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूं, ये आप ये समझ लीजिए कि आपको क्रीम दी जा रही है। अगर आपको विश्वास ना हो, आप कोई सा भी किताब उठा के देख लीजिए, कितने विस्तार से कैसे कैसे कितना लंबा दिया गया है, जो आपके पढ़ते पढ़ते जब तक आप अंत तक पहुंचेंगे आपके सिर के ऊपर निकल जाएगा। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे बस इतना ही कहना है कि आज का सेशन जो है अब समाप्त होता है, और प्लीज़ एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर अवश्य करें और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।